हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं डायगोनलाइजिंग रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैंने आपको बहुत पहले, सदियों पहले आपको सिखाया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब समय आ गया है कि आप रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना सीखें। डायगोनलाइज करना किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से पिछले लेक्चर तक सीख चुके हैं। इसको अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग सिग्निफिकेंस है। देखिए, देयर आर मेनी रियल मैट्रिसेस ए दैट आर नॉट डायगोनलाइजेबल। क्या बोला? बहुत सारे ऐसे रियल मैट्रिसेस हैं जो कि डायगोनलाइज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, सम रियल मैट्रिसेस मे नॉट हैव एनी रियल आइगन वैल्यूज, और उसके रियल आइगन वैल्यूज नहीं होते किसी भी रियल मैट्रिक्स के, मतलब कुछ रियल मैट्रिक्स के। लेकिन अगर रियल मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते। आप किसी भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज इजिली कर सकते हो। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेट ए बी अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then each root lambda of the characteristic polynomial is real। ये तो आपको रूल याद रखना है। क्या कि अगर कोई एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो रियल ही होगा, और एक नहीं, सारे के सारे आइगन वैल्यूज रियल होंगे। अगला रूल, लेट ए बी अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं कोई एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है हमारे पास। सपोज u एंड v आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, और मान लीजिए u और v इसके आइगन वेक्टर्स हैं, बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो आइगन वैल्यूज मान लीजिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग को एक आइगन वेक्टर u है और लैम्डा 2 के कोरस्पॉन्डिंग को एक आइगन वेक्टर v है। तो u और v डायगोनल होंगे, मतलब u और v आपके डायगोनल होंगे। कहने का ये मतलब, सॉरी डायगोनल नहीं, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, u and v आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल। तो आपके u और v जो ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब कि उसका इनर प्रोडक्ट जो होगा ना वो हो जाएगा आपका जीरो। इनर प्रोडक्ट जीरो। इनर प्रोडक्ट हम लोग कुछ समय बाद सीखेंगे क्योंकि उसका ज़्यादा वेटेज नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। उसको हम लोग कोर्स कंप्लीशन के बाद फिलर्स के तरह कुछ कुछ ऐड करते जाएंगे। बट अभी आपको क्या ज़रूरी है याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप कर लोगे तो इससे काम चल सकता है आपका। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अगर हम बोले कि दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट बताइए, अभी तक हम लोग स्केलर प्रोडक्ट सीखे थे, डॉट प्रोडक्ट सीखे थे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। तो इनर प्रोडक्ट अगर बोला किसी दो वेक्टर का निकालने के लिए तो आप इस तरह का सिंबल लगाएंगे, लेस देन ग्रेटर देन। वैसे ये लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, ये एक तरह का ब्रैकेट ही है। तो ये तरह का आपको सिंबल अगर दिख जाए तो समझ जाइएगा वो इनर प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो इनर प्रोडक्ट अगर रियल स्पेस में हम लोग होंगे, यूक्लिडियन Rn स्पेस में, मतलब रियल फील्ड में या रियल स्पेस में, तब उसका मतलब होता है कि पहला वेक्टर का आप ट्रांसपोज लीजिएगा और उसको दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स फील्ड में या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में आपका इनर प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वेक्टर का आप ट्रांसपोज तो लेंगे लेकिन दूसरे वेक्टर का आप कॉन्जुगेट लेंगे। तो u ट्रांसपोज इंटू v कॉन्जुगेट, तो ये बन जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो रियल मैट्रिक्स के केस में अगर कोई मैट्रिक्स आपको बराबर हो जाता है उसके इनवर्स के, अगर ए मैट्रिक्स बराबर हो जाता है उसके इनवर्स के, तो आप उसको रियल में ऑर्थोगोनल बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ए थीटा बराबर हो जाता है ए इनवर्स के, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स में ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ए थीटा का मतलब होता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट ए बी अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P सच दैट D इज इक्वल टू P इनवर्स AP। अगर एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब P
एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके कारण से आप क्या बोल सकते हो कि D इज इक्वल टू पी इनवर्स ए, पी बराबर यहाँ पे पी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P इज ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मलाइजिंग अ बेसिस ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। अभी हम लोग सीखेंगे, टेंशन नॉट। सो इन सच अ केस ए इज ऑर्थोगोनली डायगनलाइजेबल। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तब हम क्या बोल सकते हैं, तब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए तो डायगनलाइजेबल है नो डाउट, लेकिन वो ऑर्थोगोनली डायगनलाइजेबल है। तो चलो इसको एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, समझ में आएगा काफी जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए है 2 -2, एक दूसरा और फिर -2 और 5। ये एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है? क्या होता है, हम बताए थे कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन था कि आपका ये वाला इधर राइट डायगोनल में ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, है ना। और इधर जो मर्जी हो, लेकिन इधर आपका सेम होने चाहिए। तो ये क्या है, ये एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लिख देते हैं यहाँ पे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल मतलब सारे रियल नंबर्स होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइंड an orthogonal matrix, find an orthogonal matrix P such that P inverse AP is diagonal। आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P फाइंड करना है सच दैट P इनवर्स AP जो है वो आपका एक डायगोनल है। तो वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। क्या है प्रोसीजर, सबसे पहले तो हम इसका एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको पता है ये t² माइनस ट्रेस ऑफ a देना पड़ेगा और फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a देना पड़ेगा। यहाँ से मुझे ट्रेस चाहिए तो ट्रेस ऑफ a क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए डायगोनल को, तो 2 + 5 करेंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी ये कहाँ गया, 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 10 - 4 ये हो जाएगा 6। परफेक्ट। तो आप इसको लिख सकते हो आप डेल्टा t t² माइनस 7t + 6, ये बन गया। इससे अब क्या निकालें, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको डेल्टा t = 0 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि t² माइनस 7t + 6 को 0 कर दीजिए। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, t² माइनस 6t माइनस t + 6 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, t को कॉमन लीजिए, t - 6 हो जाएगा, -1 फिर t - 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो t - 1 फिर t - 6 इज इक्वल टू 0। इससे ये पता चला कि t की वैल्यू है 1 या फिर 6। तो इसका मतलब दो आइगन वैल्यूज निकले, λ1 निकला 1 और λ2 निकला 6। क्या ये डिस्टिंक्ट है? हाँ, ये तो डिस्टिंक्ट है। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो हम तो ओरली बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर था हमारा 2 और यहाँ पे इसके ऑर्डर थे हमारा 2 और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है हमारा 2। तो इसलिए ए तो डायगोनलाइजेबल है, नो डाउट ये डायगोनलाइजेबल है। और आपको तो ये पता है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तो डायगोनलाइजेबल होना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको तो ये प्रूव करके दिखाना है या फाइंड करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P फाइंड करो ताकि ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए। तो चलिए फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स में क्या करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स क्या था यहाँ पे -2, इसको पहले लिख ही लेते हैं, बार बार ऊपर चला जाता है। आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2 - 2 और 5, ठीक है। इससे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, नया मैट्रिक्स M क्या होगा, λ1 ये किसके लिए निकाल रहे हैं, λ1 इज इक्वल टू 1 के लिए पहले निकालते हैं। तो यहां पे आप 2 - 1 करेंगे, ठीक है, और -2 रहेगा, फिर -2
और 5 माइनस 1, ये निकाल लो। 2 माइनस 1 होगा 1, ये -2, ये -2 और ये 4, ये निकल चुका है। अब एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस सिस्टम बनाए, mx इज इक्वल टू 0 बनाते हैं। यहाँ से आइगन वेक्टर निकलेगा हमारा, क्या है ये 1 -2 -2 4, परफेक्ट। x क्या है मान लेते हैं, कुछ xy मान लेते हैं, और इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0 0। यहाँ से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करिए। यहाँ से आपको पता चलेगा ये है आपका x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। दूसरा -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, हमको कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, तो हम -2 कॉमन लेते हैं और x माइनस 2y कर देते हैं और इज इक्वल टू 0 करते हैं। क्या ये वही चीज़ है? -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y अंदर में आ जाएगा, तो इसको भगा दीजिए आप, तो यहाँ से आपको तो फिर से वही मिल गया ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो दोनों से तो हमको एक ही चीज़ मिल रहा है, क्या कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें लीडिंग अननोन क्या है आपका? आप बोलोगे सर इसमें लीडिंग अननोन आपका x है और फ्री वेरिएबल क्या है? इसमें फ्री वेरिएबल आपका y है। तो फ्री वेरिएबल को आप कुछ मान लेते हो तो इसको आप k मान लो, तो यहां से आप x को क्या लिखोगे 2y मतलब 2k। तो एक वेक्टर मिला आपको, आइगन वेक्टर क्या मिल गया 2k और k। यहां से आप k को कॉमन ले सकते हो, लिख सकते हो 2 1। फिर यहाँ से आपको एक ही वेक्टर चाहिए ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पुट k इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो फाइनली हमारा वेक्टर जो एक आइगन वेक्टर मिला है वो क्या मिला है 2 1। याद रखिए ये तो आपको पता चल गया, एक आइगन वेक्टर किसके कोरस्पॉन्डिंग λ1 इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक आइगन वेक्टर रेडी है। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे λ2 इज इक्वल टू 6 के लिए, तो करो। λ2 इज इक्वल टू 6 के लिए एक मैट्रिक्स फ्रेम करते हैं हम लोग, 2 माइनस 6, ये -2 रहने दो, और 5 माइनस 6, ये बनेगा हमारा मैट्रिक्स क्या -4 -2 -2 -1। फिर से एक होमोजीनियस सिस्टम बनाए, mx इज इक्वल टू 0, तो m क्या हो जाएगा -4 -2 -2 -1। x को आप लिख सकते हो xy इज इक्वल टू, यहाँ पे कर सकते हो आपको इसको 0 0 नो डाउट। फ्रेम कर दीजिए इससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या बनेगा -4x -2y इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? हाँ, यहाँ से हम -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको भगा सकते हो, लिख सकते हो 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, परफेक्ट। दूसरे वाले से हम क्या लिख सकते हैं -2x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप माइनस कॉमन ले सकते हो और लिख सकते हो -2x प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस भगा दो, तो दोनों से तो आपको एक ही इक्वेशन मिल रहा है, क्या कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसमें से लीडिंग अननोन क्या है? लीडिंग अननोन है आपका x। फ्री वेरिएबल क्या है? फ्री वेरिएबल है आपका y। तो हम फ्री वेरिएबल को मान लेते हैं कुछ, लेट फ्री वेरिएबल मतलब ये नहीं, लेट y इज इक्वल टू, चलो m मान लेते हैं। अगर m माना है तो x क्या हो जाएगा? x बोलोगे सर ये -m/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आप v2 वेक्टर लिख सकते हो क्या, x -m/2 और ये आपका m। यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हो, -12/m/1। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पे हम वेक्टर चुनेंगे, मान लेते हैं m इज इक्वल टू 2 है। अगर m इज इक्वल टू 2 है तो आप v2 को क्या लिख सकते हो, 2 काटोगे
तो -1 और इधर 2 हो जाएगा। परफेक्ट। तो आपका फिर से एक आइगन वेक्टर रेडी है। किसके कोरस्पॉन्डिंग? लैम्डा इज इक्वल टू 6 के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक आइगन वेक्टर ताजा ताजा गर्मा गर्म रेडी है। आप इसको खा सकते हैं चटनी के साथ। ठीक है, तो आपका V1 रेडी है, V2 रेडी है। क्या हम P मैट्रिक्स बनाएं? अरे हाँ, P मैट्रिक्स तो बन सकता है हमारा। हमको पता है P मैट्रिक्स और कुछ नहीं, इसके कॉलम वेक्टर्स हैं। तो 2 1 लिखेंगे और -1 2 लिखेंगे। परफेक्ट। इसका इनवर्स निकालें क्या? निकाल सकते हैं, निकाल लो। इनवर्स हम सिखाएं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, -1 हो गया। और इधर क्या करेंगे? इसको आप इंटरचेंज करेंगे तो यही रह जाएगा, और इधर -1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 4 + 1 मतलब 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 1 -1 और 2। इसको आप लिख सकते हो मैट्रिक्स के टर्म्स में 2/5, 1/5, -1/5 और 2/5। परफेक्ट, ये बन गया आपका P इनवर्स रेडी है। क्या आप डायगोनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं? हाँ, क्या है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स? P इनवर्स AP। P इनवर्स AP ये है। P इनवर्स फाइंड करिए। 2/5, 1/5, -1/5 और 2/5। A मैट्रिक्स आपको क्या था? A मैट्रिक्स देखने दीजिए। हाँ, A मैट्रिक्स था 2 - 2 और -2 5। ये A मैट्रिक्स है। P मैट्रिक्स आपने निकाला है 2 - 1 1 2। देखते हैं ये क्या आता है। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस मर करोगे तो 4/5 आएगा। दिस इंटू दिस, अरे करो ना, 2/5 इंटू 2 मतलब 4/5 -2/5। फिर 2/5 इंटू -2 मतलब -4/5 और 5/5। इधर -2/5 और -4/5, -4/5। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 2/5 और प्लस 10/5। यही होना चाहिए। 2/5 इंटू 2 4/5 -2/5, फिर -4/5 और 5/5, फिर -2/5 -4/5, फिर 2 1 2 2/5 2/5 और फिर इधर करना है 5 2 10 मतलब 10/5। देखते हैं 1 2 इज इक्वल टू 4 - 2 मतलब 2/5 और 5 - 4 मतलब 1/5 -6/5 और इधर 10 2 12 तो 12/5। इसको मल्टीप्लाई करना हमें 2 - 1 1 और 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 4/5 प्लस 1/5। फिर इधर आप लिख सकते हो -2/5 प्लस 2/5 और इधर आप लिख सकते हो -12/5 प्लस 12/5 और इधर आ सकता है आपका -6/5 और प्लस 24/5 प्लस 24/5। परफेक्ट, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 0 0 30/5। क्या आ गया? ये तो वही आ गया, 0 और 6 आ गया। वैसे मुझे डर लग रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया फाइनली। तो हम ये पहले ही बता चुके थे कि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स आने वाला है वो आप यहीं से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स और कुछ नहीं 1 6 0 0 होगा, नो डाउट। लेकिन आपको नंबर चाहिए। नंबर चाहने के लिए आपको ये सब चीज प्रोसेस दिखाना पड़ेगा कि कैसे हुआ ये, आपको पी मैट्रिक्स ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। वो तो आपको पता था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करना अति आवश्यक है नंबर पाने के लिए, तभी आपको ये मिला।
ठीक है, तो आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक अगला सवाल करते हैं। देखें, नहीं पहले हम किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, इसमें कुछ और बचा है क्या? फाइंड एन ऑर्थोगोनल, आपको ये बोला था ना। अच्छा हाँ, ये जब बोल दिया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी निकालने के लिए, तब तो और ऑप्शन नहीं ना, तो अब तो पी तो ऑलरेडी आप निकाल सकते हो, कोई तो दिक्कत नहीं है। इसी में कुछ और एक्स्ट्रा अगर दिखे तो कोशिश करते हैं कुछ। तो हम लोग लैम्डा किसके लिए निकाले, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए निकाले थे। हाँ, ठीक है, ये सीख चुके हैं हम लोग। अब देखो नॉर्मलाइजिंग का जो हम कॉन्सेप्ट आप सिखाए हैं कि कैसे किसको आप ये वाला चीज नॉर्मलाइज आप कैसे कर सकते हो। द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी इज ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मलाइजिंग अ बेसिस ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स मिला ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने लैम्डा 1 को लिखा है 1 और लैम्डा 2 को लिखा है 6, तब इस केस में जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स 1006 है, आप इसको 6106 कर भी सकते हैं। उसमें चीज़ें आपकी फिर से आपको वो अलग अलग चीज़ें, मतलब आपको ये मिलेगा, उसके रेस्पेक्ट में आपको वो चीज़ मिल जाएगा। जैसे पी है ना, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आया, इसके रेस्पेक्ट में आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्या आ गया यहाँ पे 1006, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। तो अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया पी मैट्रिक्स, इसको हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली बात है। देखो जैसे ये दो मैट्रिक्स मिले हैं ना आपको, ये दोनों आपको जो कॉलम मैट्रिक्स मिले हैं V1 और V2, ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे हमेशा। क्यों? देखो चेक करके देख लो, इसका इनर प्रोडक्ट निकाल के देखो। इनर प्रोडक्ट किसका निकालने बोले, हम बोल रहे हैं कि V1 और V2 इसका आप इनर प्रोडक्ट निकालो। तो इसको मैंने क्या सिखाया था, पहला वाला मैट्रिक्स का ले लो उसका ट्रांसपोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप इस तरह से करते हो तब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 हो जाएगा, कॉलम था तो ये बन जाएगा, और ये -1 2 हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू -1 मतलब -2, और ये 1 इंटू 2 मतलब 2 हो गया ना, ये 0, तो ये 0 ही होगा, तो ये ऑर्थोगोनल ही होने वाला है, ठीक है। अब जब ये ऑर्थोगोनल होने वाला है तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अब ये मिला है ना, तो अगर हम बोले इसको नॉर्मलाइज कर दो, तो चलो इसको क्या करते हैं, ये वाला मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स हमारे पास है, ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी हम पी मैट्रिक्स जो ये वाला, मतलब ये वाला वेक्टर 2 1 और -1 2, इसको हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। देखो पी वाला मैट्रिक्स क्या लिया, पी वाला मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे 2 1 और -1 2, 2 1 -1 2, ठीक। नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जैसे कोई वेक्टर है, मान लो V1 वेक्टर है, ये क्या लिखा हुआ है 2 1 लिखा है, तो क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 2i कैप प्लस j कैप लिख सकते हैं। हम बोले कि इसको नॉर्मलाइज कर दो, नॉर्मलाइज करने का मतलब कि V1 को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। और आप कैसे निकालते हो V1, इसका मॉड हम सिखाए थे आपको बहुत पहले, सदियों पहले। ये बन जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और +1 कितना हो गया √5। समझे? तो बस इसको आपको कर देना है, उसी तरह से आप इसको कर दो नॉर्मलाइज। V2 क्या था 1 और -2, ये क्या लिखोगे
रूट अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये भी वही चीज़ आ गया। रूट अंडर 1 + 4 मतलब √5। परफेक्ट। तो आप क्या करोगे, इसको नॉर्मलाइज कर देते, तो आप लिखो नॉर्मलाइजिंग P, वी गेट, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 है तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2/√5 हो गया। फिर ये क्या बन जाएगा, -1/√5 हो गया। फिर यहाँ पे आप 1/√5 करेंगे और 2/√5 करेंगे। क्योंकि आपका जो v1 वेक्टर आपने जो निकाला है वो क्या है, 1/√5। इसको देख लेते हैं। जो v1 वेक्टर है ये था आपका 2 1, तो इसको जब हम नॉर्मलाइज किए थे तो ये बना था 2/√5 1/√5। v2 वेक्टर जो है आपके पास, ये आपके पास है 1 और -2, तो इसको जब आप नॉर्मलाइज किए थे तब बना था 1/√5 और -2/√5। परफेक्ट। तो इसी को आप कॉलम में लिख सकते हो 2/√5 1/√5। तो देखो 2/√5 1/√5, और यहाँ पे v2 क्या है आपका 1/√5 -2/√5, तो ये 1/√5 नहीं, उसको इसमें लिखना था ना वेक्टर के टर्म्स में, 2/√5 1/√5, तो ये तो सही है। और ये वाला v2 इधर है तो 1/√5 और -2/√5। (1/√5) -1/√5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपने लिखा था वो कैसे लिखा था, एक बार v1 को लिखा था इधर कॉलम में और v2 को लिखा था इस साइड कॉलम में। आपका v1 आया था 2 1, तो यहाँ पे 2 1, इधर v2 है आपका -1 2, यहाँ पे -1 2। इसको नॉर्मलाइज कर दिया था तो आप 2/√5 1/√5 आ गया इधर, और इधर -1/√, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ तो 1/1 और -2 है। सच में मैं पागल हो गया, -1/√5 था। ठीक है, सही तो किया था, -1/√5 और 2/√5, -1/2, ये -1 और ये 2। एक्चुअली बुक में इतना मिस्टेक दिया है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। वैसे कॉन्सेप्ट्स बुक के अच्छे हैं लेकिन सॉल्व प्रॉब्लम्स बहुत ही मिस्टेक है, इसलिए मेरे लेक्चर में भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए हैं। मुझे क्या पता था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी का किताब है, इतना मिस्टेक होगा, पहली बार ही तो पढ़ा। एनीवेज, प्रोसेस आपको इम्पॉर्टेंट है, आंसर आपका मैच कर रहा हो किताब से कि नहीं कर रहा हो वो डजेंट मैटर, आपको प्रोसेस आप सही फॉलो कर रहे हो तो आप सही नतीजे तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइज को करते हैं, नॉर्मलाइज कर देना, उसके वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ठीक है, अलग प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने सोचा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म इस लेक्चर में घुसा दूं, लेकिन ये काफ़ी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इस लेक्चर में मैंने सोचा कि घुसा दूं, लेकिन अगर मैं घुसाऊंगा तो फिर आप उसको उल्टी कर दोगे, आपको पचेगा नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट एकदम थोड़ा सा हट करके है, अलग है, इसमें पावर थोड़ा सा अलग आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो एक अलग सा अगला लेक्चर इसी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा।
इसमें हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सीखेंगे। फिर आपका मिनिमल पॉलिनोमियल वगैरह किताब में दिया है, बट वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं, तो वो हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो किताब में दिए हुए हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे तो नहीं है, इसलिए उसको हम अभी नहीं डाल रहे। कोर्स का अभी तक जितना आपसे जिस डोमेन से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं उस डोमेन्स को पहले हम लोग कवर करेंगे। कवर करने के बाद उस पर काफ़ी अच्छा कमांड जब हो जाएगा तब फिलर्स की तरह इधर उधर एडिशनल में कुछ कुछ ऐड होते चले जाएंगे। देखिए स्टडी का कोई अंत नहीं है, लेकिन वही ये डिपेंड करता है कि ना यूपीएससी का बहुत ही अलग किस्म की प्रजाति है, कहीं से भी कुछ भी पूछ देती है, आपके सिलेबस से भी बाहर पूछ देगी। टॉपिक का नाम बोल दिया तो ठीक है, लेकिन फिर आप कैसे चैलेंज करोगे? उसमें बोला कि हाँ ये पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। अब लीनियर अलजेब्रा में मेंशन नहीं रहता, देखो, क्योंकि आपके सिलेबस में ये डेफिनेट फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। मतलब हद है ये सब बदमाशी, ये किसको बदमाशी बोला जाता है इसको, और तो और कुछ नहीं। सिलेबस में जो मेंशन है उसको तो स्ट्रिक्टली पूछो ना, उससे नहीं पूछेंगे, जानबूझ करके नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सबको तो फिल्टर करना है, कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाने लगा है, इसलिए कुछ बाहर से पूछना शुरू कर दो तो ताकि उसी में लोग धराशायी हो जाए, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।